हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग अम्ल लवण भस्म का अंतिम क्लास पढ़ेंगे। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण का अंतिम क्लास, जिसमें हम आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक की सब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिसमें हम आप लोग के लिए 2011 से लेके 2024-25 तक का क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो हम लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी, सब्जेक्टिव, जो आपको 2011 से लेकर के 2025 तक में क्वेश्चन बैंक में पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्न को अभी हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। और ये जो मेरा क्लास चलेगा, कम से कम 1 घंटा प्लस का क्लास चलेगा, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग कृपया करके बारीकी से देखेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बैंक की तैयारी जो हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, समझ गए। जो आपको देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं बिना देरी के, और यह हमारे रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये सॉरी अम्ल लवण भस्म के लिए ये लेक्चर नंबर कितना हो गया, 10। यानी आज अम्ल लवण भस्म का 10वीं क्लास है, समझिए। आज अम्ल लवण भस्म का कितनी क्लास है, 10वीं क्लास है। और पीछे हम लोग 9 क्लास पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग कितने क्लास पढ़ चुके हैं, 9। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो 10वीं क्लास, समझ गए। और ये मेरा आज लास्ट क्लास है, अम्ल भस्म और लवण, ये क्या है, मेरा लास्ट क्लास है। तो अब क्या करते हैं हम लोग बिना देरी किए, क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या कहेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ गए। आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपका कर्तव्य है, जो वीडियो को क्या करे, लाइक करे और शेयर करे और चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करे, समझ गए। चलिए, तो अब हम बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको संपूर्ण क्वेश्चन बैंक, यानी इस चैप्टर का जो संपूर्ण क्वेश्चन बैंक की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है, जिसके बारे में अभी हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आइए हम आपसे पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, आगे बताने से पहले। जैसे कि आप देखते होंगे, धातु और अधातु को पहचानने का टेक्निक बताते हैं हम आपको। धातु और अधातु की पहचानने का तरीका बताते हैं। जैसे कि आयन जो होता है ना, आयन, आवेश यानी चार्ज, आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज। और चार्ज का जो संकेत होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आयन और एक होते हैं ऋण आयन। क्या होते हैं, एक धन आयन, एक क्या होते हैं, धन आयन, और एक क्या होते हैं, ऋण आयन। यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होते हैं, निगेटिव। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अब आवेश दो को होता है, वो पॉजिटिव होता है, यानी चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो समझ गए, एक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस बी होते हैं, और एक क्या होते हैं, माइनस बी होते हैं। क्या होते हैं, माइनस बी। यानी जो धातु होगा, आप हमेशा देखते होंगे, जैसे आपको हम बताए थे, ये सोडियम, ये क्या है, सोडियम। आप सोडियम पे हमेशा देखते हैं प्लस में, देखते हैं ना, +1, इसके ऊपर में क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। अब आपको हम एक और सिस्टम भी बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। हम आपको क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। यानी जो अंतिम कक्षा में बच जाता था, प्रथम कक्षा में, वही उसकी क्या रहता था, कपार पे रहता था। जैसे कि बात करते हैं हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन पे क्या होता है, -1 रहता है। क्या रहता है, -1। यानी जो प्लस वाला है वो क्या होता है, प्लस वाला क्या होता है, जो धातु, यानी जो प्लस वाला है ना, वो क्या है, धातु है। और जो माइनस वाला है वो क्या है, अधातु है। वो क्या है, अधातु है। जो प्लस वाला है वो क्या है, धातु है, और जो माइनस वाला क्या, वो अधातु है। जो प्लस वाला वो क्या है, धातु है, और जो माइनस वाला क्या, वो अधातु है। चलिए, अब आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया प्रश्न, क्या कहता है क्वेश्चन, अम्ल के साथ, सॉरी, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण दीजिए, 2013 और 20 में पूछा। क्या कहता है, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो समानतः कौन सी गैस निकलता है। और आपको पता है, जब धातु को, किसको, धातु को अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपको पता है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। कौन सी गैस, लवण। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या देते हैं, लवण, और साथ ही साथ क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, समझ गए। तो किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमें लवण देंगे और साथ ही साथ क्या देंगे, जैसे कि कोई भी धातु ले लीजिए आप, कोई भी धातु, जैसे ये हो गया आपको, ये धातु की बात करते हैं हम, कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे ये हो गया जिंक, ये क्या है, जिंक है।
अब कोई अम्ल ले लीजिए, जैसे अम्ल हो गया H2SO4, क्या होता है H2SO4, ये क्या है अम्ल है। अब ये धातु है, जब इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे आपको पता है, एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये जिंक पे जो होगा ना आपको प्लस चार्ज होगा, क्या होता है प्लस। अब इस पे भी क्या होता है प्लस होता है, और इस पे क्या होता है माइनस होता है। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए ये जो है ना, ये माइनस वाला किसके साथ जाके सट जाएगा, प्लस वाला के साथ, ये क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं मुक्त हो जाते हैं। यानी गैस क्या होता है, गैस का छाप होता है ऊपर माथे, यानी ऊपर जो तीर के निशान आप देख रहे हैं वो गैस निकल रहा है, समझ गए। इसी तरह से आप बना सकते हैं, जैसे यह हो गया सोडियम, ये क्या है सोडियम, इसको जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक चीज आप तो ध्यान से देखिए, इस पे जो होता है आपको पता है प्लस चार्ज होता है, और इस पे कौन सी चार्ज होती है माइनस चार्ज, और आपको पता है अम्ल में H पे क्या होती है प्लस चार्ज, तो ये माइनस ला के साथ जाके सटेगा तो प्लस ला के साथ सटेगा, माइनस ला के साथ ही सटेगा तो प्लस ला के साथ, तो करिए इसका अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा यह मुक्त करेगा, समझ गए। तो जब हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जब हम अम्ल के साथ धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या देते हैं लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यह क्वेश्चन 2013 और 20 में पूछा था। एक उदाहरण आपने लिख देंगे और इसे शब्द में भी आप लिख सकते हैं। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, समझ गए। और एक उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण लिख सकते हैं, समझ गए। यही बात को क्या कर देना है आपको लिख देना, कहेंगे जब धातु के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस निकलते थे। जैसे कि आप लिख देंगे, जैसे ये क्या है जिंक है और क्या है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बन गया ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है मुक्त होता है, समझ गए। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं, और ये आपको 2 नंबर में पूछता है, समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। अब कहता है क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, चलिए डाइऑक्साइड शायद कार्बन मोनोऑक्साइड है क्वेश्चन में, समझ गए। क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रवाहित किया जाता है। ये कहीं पूछा है 2021 में, कब पूछा है 2021 में। क्या होता है देखिए इसे भी है लगा दीजिए, 2026 में हो सकता है तो पूछ। क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। तो पहले एक बार दिया है कम मात्रा में और एक बार दिया है ज्यादा मात्रा में। कहता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को, किसको कार्बन डाइऑक्साइड है या मोनोऑक्साइड है, दोनों में से कोई एक होगा, समझ गए। शायद कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गए। देखिए क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में प्रवाहित कराया जाता है, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना जल में, किसमें चूना जल में प्रवाहित कराया जाता है तो क्या होता है, एक बार कम मात्रा में प्रवाहित कराता है और एक बार ज्यादा मात्रा में प्रवाहित कराता है। देखिए जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में कम मात्रा में, क्या एक बार कम मात्रा में एक बार ज्यादा मात्रा में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल में कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप का प्राप्त होता है। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है सफेद, क्या होता है सफेद, जिसे चूना जल, यानी जैसे चूना को आप पानी में घोलते तो क्या होता था सफेद हो जाता है। वही कहता है जब चूना जल में, यानी चूना जल किसको कहते हैं, यानी जब हम मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं अब उसमें हम पानी मिलाते तो क्या बन जाता है चूना जल बन जाता है, तब वो क्या बन जाता है चूना जल। उसी में कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एक बार कम मात्रा में और एक बार ज्यादा मात्रा में, जब कम मात्रा में हम चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराएंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या होगा श्वेत अवक्षेप का क्या होगा प्राप्त होगा। जिस देखिए ये एक्यू का मतलब क्या होता है एक्वस फॉर्म, यानी पानी मिला है, समझ गए। और जी मतलब क्या होता है गैस, और एस मतलब क्या होता है सॉलिड, और ये यहाँ पे एल हो जाएगा। ये पानी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल में प्रवाहित कराया जाता है कम मात्रा में तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। देखिए
जब हम लोग CaOH, ये क्या है CaOH, ये क्या है चूना जल, ये क्या है CaOH का होल प्लस प्लस, इसमें क्या करवाना है CO2 को प्रवाहित करवाना था, हमें क्या देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में हमें क्या देगा H2, यही हमें क्या मिल गया H2। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, यही श्वेत के रूप में हमें मिलता है। और ये पानी जो होता है इसमें अवक्षेप के रूप में हो जाता है, क्या हो जाता है अवक्षेप के रूप में, समझ गए। ये कम मात्रा में था, जब कम मात्रा में था कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाएं कम मात्रा में, कम मात्रा में, समझ गए। तो हमें क्या क्या मिला, जब कम मात्रा में करवाए तो हमें क्या मिला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या था बाबू, और क्या था अवक्षेप के रूप में हमें क्या प्राप्त मिला श्वेत, श्वेत प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ श्वेत जल प्राप्त हुआ, कैसे अवक्षेप के रूप में, श्वेत कैसे कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, समझ गए, यानी गैद के रूप में अवक्षेप के रूप में, समझ गए। ये क्या हो गया हमें प्राप्त हो गया, यानी जब हम लोग चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड को कम मात्रा में प्रवाहित कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, वो में श्वेत अवक्षेप के रूप में, यानी गैद, अवक्षेप मतलब क्या होता है नीचा में बैठ जाता है, अवक्षेप मतलब क्या होता है नीचा में बैठ जाता है। चलिए अब देखते हैं हम ज्यादा मात्रा में, अब क्या देखते हैं हम लोग ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलकर जल में विवंशील हो जाता है, और ये क्या होता है जल में घुल जाता है। जैसे यह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में पानी में मिला देते हैं, ये होता है लिक्विड, ये L है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है गैस फॉर्म में होता है। तो ये क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक्वस के फॉर्म में होता है। अब ये क्या होते हैं जल में विवंशील होते हैं, यानी जल में पूरा अच्छा से घुल जाता है। यानी जब कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराएंगे तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रवाहित कराते हैं तो हमें बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट वो जल में विवनशील होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है वो जल में क्या होते हैं विवनशील होते हैं। यह क्वेश्चन कब पूछा था 2021 में पूछा था, कब पूछा था 2021 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दे 2016, 2018, 2021। देखिए कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, देखिए ये 3 साल का गैप करके पूछा, 16 के बाद 18 पूछा 2 साल के, 18 के बाद कितना पूछा 21 में पूछा, कितना पूछा है 21 में। देखिए कहता उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दे, क्या दे एक उदाहरण दे। देखिए आपको पता है अम्ल प्लस में भाष्म कहें या लवण कहें कोई बात नहीं, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं उदासीन बनते हैं, क्या बन जाते हैं उदासीन, क्या बनते हैं उदासीन। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है उदासीन के, इस उदासीन के विधि को क्या कहा जाता है उदासीनीकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है उदासीनीकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो समझ गए, जब अम्ल और भस्म जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों क्या करते हैं अपना स्वाद को खो देते हैं, यानी अम्ल और भस्म दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है अपना स्वाद को खो देते हैं। तो क्या लिखेंगे अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं लवण और जल। देखिए जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और भस्म दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं जल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीन कहते हैं। लवण और जल क्या होता है उदासीन, और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया है ये अम्ल और प्लस भस्म से लवण और जल बना ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण भी कहा था, हम एक उदाहरण दे देंगे, क्या देंगे एक उदाहरण हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। जैसे अम्ल क्या होता है HCl क्या है अम्ल है, ये HCl क्या है अम्ल है, और भस्म में हम क्या ले लेते हैं NaOH प्लस
OH, ये क्या है? भस्म है। आपको पता है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। अब दोनों आदमी आपस में अभिक्रिया करेगा। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? ये H पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। लेकिन ये क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। ये सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। अब ये OH पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज। अब देखिए, प्लस वाला के साथ ये दोस्ती करेगा। देखिए, प्लस वाला जो होता है, प्लस वाला के साथ दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। प्लस वाला माइनस के साथ दोस्ती करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ। देखिए, तो ये प्लस जो है या इस माइनस के साथ सट जाएगा और ये प्लस जो है इस माइनस के साथ सट जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में H2O। क्या बन जाएगा? H2O। यही क्या हो गया? लवण हो गया। और ये क्या हो गया? जल हो गया। ये क्या हो गया? लवण। और ये क्या हो गया? जल। तो वह जब अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग उदासीन कहते हैं। और इस पूरे विधि को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। समझ गए? इसी बात को क्या करना है आपको? शब्दों में लिख देना। समझ गए? तो अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण और जल बनते हैं। लिख देंगे, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में HCl और ये NaOH क्या बन गया? तो लवण बन गया। और ये क्या बन गया? जल बन गया, जो हम आपको उदाहरण बता दिए। अब ये क्या है? H2SO4 है, ये NaOH है। फिर भी क्या बन जाएगा? ये भी उदाहरण आप क्या करेंगे? लिख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये क्या था? H2SO4, ये क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? अम्ल है। और ये NaOH क्या है? ये भस्म है। दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे कि देखिए, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। ये प्लस वाला ककरा से दोस्ती करेगा? ये माइनस वाला से। और ये माइनस वाला ककरा से दोस्ती करेगा? ये प्लस वाला से। तो दोस्ती करा दीजिए पकड़ के, क्या होगा? NaSO4 प्लस में ये हो जाएगा H2O। समझ गए? तो हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है? लिख देना। चलिए, तो ये आपको यदि पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। जो अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, इसके फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। चलिए, ये प्रश्न कहता है तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। 2018 और 22 में पूछा। देखिए, तांबा या पीतल जैसे बर्तन, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। और आपको पता है तांबा क्या है? धातु है। तांबा क्या है? धातु है। देखिए, आपको क्या पता है? तांबा क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और दही क्या है? अम्ल है। दही क्या है? अम्ल है, यानी वो खट्टा है। यानी खट्टा है तो वो क्या है? अम्ल है। जब आपको पता है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब बताइए, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? दही विषैले हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं? विषैले हो जाते हैं और वो खाने के लायक नहीं रहते। वो खाने के लायक नहीं रहते। इसी बात को क्या करेंगे? हम लिख देंगे। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं, जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं, जो कि विषैले होते हैं, जिसे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए तांबे या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। समझ गए? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब अगला प्रश्न आता है सूचक, इंडिकेटर। सूचक, यह क्वेश्चन कब पूछा था आपको पता है? 2018 और 22 में। अब आते हैं सूचक। किस पे आते हैं? सूचक, यानी इंडिकेटर किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? या किसी एक संश्लेषक सूचक का नाम लिखे। 2015 और 2022 में पूछा। समझ गए? सूचक किसे कहते हैं या किसी सूचक संश्लेषक का नाम लिखे। किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। सबसे पहले सूचक क्या है? इंडिकेटर। वह ये सूचक क्या है? जो वह सूचक क्या है? हमें अम्ल और क्षार के क्या बताता है?
गुण बताता है। सूचक क्या है, हमें अम्ल और क्षार की क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। क्या बताते हैं, गुण बताते हैं, समझ गए। तो लिख देंगे वैसे व्यंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बतावे। यदि हम लोग इसे देखिए, एक प्रयोग भी हम आपको बताए थे हल्दी के पानी वाला। क्या प्रयोग बताए थे, हल्दी के पानी वाला। यदि एक हल्दी लिए, हम एक गिलास में हल्दी लिए, उसमें यदि अम्ल डाले थे तो उसमें कोई रंग का असर नहीं पड़ा था, लेकिन वही क्षार साबुन या सर्फ डाले थे तो उसमें क्या हो जाता था, उसका रंग लाल या भूरा हो जाता था, समझ गए। तो ये इसी को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, समझ गए। यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालते हैं तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षार वाले विलयन में हल्दी का पीला रंग किस में बदल जाता है, लाल एवं भूरे रंग में बदल जाता है। जैसे संश्लेषित सूचक में क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज और फिनेफ्थलीन। क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनेफ्थलीन हो जाता है। क्या हो जाता है, फिनेफ्थलीन हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज हो जाता है, समझ गए। तो ये सूचक क्या है, हमें सूचना देता है यह विलयन जो है अम्लीयता है, यह विलयन अम्ल है या क्षार है, इस बात को हमें क्या देता है, वो जानकारी देता है। जैसे कि आप हल्दी का पानी था, उसमें अम्ल डाले तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वही क्षार डाले तो हल्दी का जो पीला रंग था वो लाल और भूरा में क्या हो गया, बदल गया। तो यही क्या है, सूचक है। ये 2015 और 22 में पूछा था, समझ गए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहते हैं अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, क्यों। 2023 में पूछा। देखिए कहता है तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यह सावधानी पूर्वक बताइए। कब पूछा है, 2023 में। देखिए एक हम बीकर लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बीकर है, समझ गए। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक बीकर और इस साइड भी लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर, इस साइड भी हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जल है, इसमें क्या है, जल है, इसमें क्या है, मान लेते हैं इसमें क्या है, पानी है। चलो, और इसमें मान लेते हैं अम्ल है, इसमें क्या है, अम्ल है। इसमें देखिए, इसमें अम्ल है, इसमें बताएं हम आपको क्या है, सॉरी, इसमें क्या बताएं, अम्ल है, इसमें क्या बताएं, अम्ल है, और इसमें क्या है, जल है। अब एक बात कहता है, जो अम्ल में जल को मिलाइए या जल को अम्ल में मिलाइए। देखिए इसमें अम्ल है, अब इसमें यदि हम जल डालेंगे ना, इसमें यदि हम जल डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी ये ऊष्मा बहुत तेजी मात्रा में निकलेगा, और जिससे क्या होगा, मेरा मुंह जल भी सकता है। यानी इसमें अम्ल है, अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और पानी की मात्रा क्या है, कम है, जिसके कारण ये क्या हो सकता है, आग लग सकता है। और यह अम्ल में जब पानी डाला जाता है तो बहुत तेजी मात्रा में क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है, जिसके कारण मेरा मुंह भी झलक सकता है। तो इसमें हम अभी क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, तो हमें जल नहीं डालना चाहिए। और इसमें पानी है, अब इसमें हम अभी अब डालेंगे तो क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे, अम्ल। अब जब अम्ल डालेंगे तो इसमें अम्ल कम कम तरह का, पानी क्या है, ज्यादा है, तो ये हमें अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पानी में अम्ल हमें डालना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, गलत। यानी हम अम्ल में पानी डालते हैं तो क्या होता है, आग लग जाएगा। लेकिन जब हम पानी में अम्ल डालते हैं तो अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमें एक सावधानी रखना पड़ता है, हमें पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, लेकिन अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, यही बात है, समझ गए। इसी बात को क्या करेंगे, लिख देंगे। जल में, यहाँ पे लिख देंगे जल में, यहाँ पे अम्ल हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, अम्ल। जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, उष्माक्षेपी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। यानी जब अम्ल में जल मिलाते हैं, सांद्र अम्ल में जब जल को मिलाते हैं, यानी अम्ल में जब हम जल को देते हैं तो अत्यधिक उष्मा निकलता है, जिसके कारण मेरा मुंह भी जल सकता है, समझ गए, होती है, जिसके कारण अम्ल क्या होती है, छलक करके बाहर आ जाते हैं, और हम इससे जल भी सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इससे जल भी सकते हैं। अतः सांद्रण अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्रक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डालनी चाहिए। यानी हमें जल में अम्ल को डालना चाहिए,
ना कि अम्ल में जल को डालना चाहिए। समझ गए? हमें किस में डालना चाहिए? जल में अम्ल डालना चाहिए, यानी जल है उसमें अम्ल क्या करना चाहिए? थोड़ी थोड़ी करके हमें देना चाहिए। इस बात को हमें सावधानी रखना चाहिए। समझ गए? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत हीटेड क्वेश्चन। आपको पीछे आपको पढ़ाए होंगे जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, थोड़ा एक बार चर्चा करिए लेते हैं। अब देखिए इस ऊष्माक्षेपी इसको लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? ऊष्माक्षेपी। वहां पे आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा तो हम याद करवा देते हैं। और ये है ऊष्माशोषी। ये क्या है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। चलिए ये क्या है? ऊष्माशोषी। और ये क्या? ऊष्माक्षेपी। अब देखिए ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलता है। समझ गए? यानी हीट जो होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। समझ गए? ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? हीट बाहर निकलता है। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होता है? हीट को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? हीट को। हीट को क्या किया जाता है? लिया जाता है। अपने अंदर को क्या किया जाता है? यानी जब ऊष्मा लेगा, यानी ऊष्मा जब ले रहा है, यानी उसका शोषण कर रहा है, यानी जब ऊष्मा का लेना, ऊष्मा का लेना क्या कहलाएगा? ऊष्मा शोषी कहलाएगा। अब ऊष्मा का त्यागना, ऊष्मा का त्यागना, त्यागना क्या कहलाएगा? ऊष्मा छेपी कहलाएगा। यानी जब ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो उसे कहेंगे ऊष्मा छेपी, और जब ऊष्मा की जरूरत पड़ रहा है यानी ऊष्मा हम ले रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। चलिए अगला प्रश्न है 2014 में पूछा था। क्या पूछा था? 2014 में। तनुकरण किसे कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा H+। क्या हो जाएगा? H+ आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H+ आयन। और यहाँ पे क्या है? OH- आयन। क्या है? OH- आयन। इसमें क्या होता है वो समझिए। ये तनुकरण है क्या बाबू? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल जो होता है यानी पानी, उसमें अम्ल मिलाए या क्षारक मिलाए, क्या मिलाए? अम्ल मिलाए या भस्म मिलाए। जल में अम्ल मिलाने पर या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H+ या H+ आयन या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? आयतन में कमी हो जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। यानी इसके आयन में प्रति इकाई मतलब एक, प्रति मतलब क्या होता है? एक इकाई क्या होती है? कमी होती है। आयन में क्या हो जाती है? आयन में कमी हो जाती है। तनुकरण में क्या होती है? आयन में कमी हो जाती है। आयन में क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? देखिए इसके प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी जब तनुकरण होता है तो अम्ल हो या क्षार हो, उसमें क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में क्या होती है? कमी होती है। आयतन में क्या होती है? कमी होती है। तनुकरण में क्या होता है? यानी अम्ल हो या क्षार हो, आयतन में क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस बात को याद रखेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी आयतन में कमी हो जाती है। आयन की क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तनुकरण किसे कहते हैं? तो बाबू जब पानी में यानी जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन की जो सांद्रता होगा H+ या OH- होगा ना, उसमें प्रति इकाई आयतन यानी उसका H+ या OH- आयन जो है उसके प्रति इकाई उसमें कमी आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न क्या होता है? H+ क्या है क्वेश्चन? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2014 में पूछता है। क्या कहता है? H+ आयन की सांद्रता, क्या कहता है? H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिख देंगे, वो तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है H+ आयन है तो यानी क्या है? अम्ल है। तो लिख देंगे किसी विलयन में H+ आयन यानी एक्वस के रूप में होता है। वो क्या होता है? H+ आयन आपको पता है, जब अम्ल में हम लोग पानी मिलाते हैं तो हमें क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। यानी ये H+ जो आयन होगा वो एक्वस के फॉर्म में होगा। समझ गए? आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लता की प्रकृति बढ़ती है। यानी आयन में जब वृद्धि होती है, आयन की जब सांद्रता बढ़ती है तो हमें ये पता चलता है इसका प्रकृति जो है अम्लीय है। इसका अम्लीय प्रकृति भी क्या होता है? जब आयन में वृद्धि होती है यानी H+ आयन में वृद्धि होती है तो हमें ये भी पता चलता है ये जो विलयन है उसमें अम्ल की मात्रा क्या है? अधिक है। तो H+ आयन की सांद्रता
जितनी ज्यादा होगी विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। यानी H प्लस आयन जितना अधिक होगा वो समझ जाएंगे हम वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय है, और जितना कम होगा वो समझ जाएंगे उतना दुर्बल है। आपको प्रबल और दुर्बल यानी स्ट्रॉन्ग और वीक पढ़ाए थे। अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाए तो वह विलयन प्रबल अम्ल बन सकता है। नहीं, अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाए तो अम्ल तनु हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी जब H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और यदि H प्लस आयन की सांद्रता कम है तो वो क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, यानी अम्ल तनु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। यानी उसमें पानी की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा क्या है, कम है, उसे क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। समझ गए। चलिए, तो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव देता है, तो आपको पता है उसकी प्रकृति पर यानी उसके नेचर पे। यानी H प्लस आयन है हमें ये बताता है ये अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमजोर है। यानी जितना H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, जितना H प्लस आयन ज्यादा होगी उतना यह अम्लीय ज्यादा होगा। जितना H प्लस कम होगा, जितना H प्लस आयन कम होगा उतना उसमें वो क्या हो गए, वीक अम्ल होंगे। समझ गए। अब देखिए, कहता है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। 2012, 14, 24, देखिए 12 के बाद 14 पूछा, 14 के बाद 24 पूछा, देखिए 12 के बाद 14, 14 के बाद 24, तो देखिए इसका 26 में पूरा चांस बनता है। समझ गए। इसका 26 में जो है ना 100% नहीं तो 99% इसका चांस बनता है। समझ गए। इसका 99% चांस बनता है 26 में पूछने की। समझ गए। इसे देखिए 12 में पूछा था, 14 में पूछा, उसके बाद 10 साल इसे छोड़ दिया। 12 में पूछा, 14 में पूछा, उसके बाद 10 साल छोड़ दिया, 24 में पूछा, कंफर्म है 26 में पूछेगा ही पूछेगा। 99% चांस है जो 26 में पूछेगा तो पूछेगा। बिहार बोर्ड है, ये लगभग अपने आधारित पे चलते हैं, यानी अपने पिछला रिकॉर्ड के अनुसार चलते हैं। समझ गए। तो समझ गए। अब ये देखिए, ये कहता है क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन जो है ना, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। यानी अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है बताइए। देखिए अम्ल जो है, जैसे ये H प्लस है ना, ये HCl है ना, तो इसे यदि तोड़ेंगे तो ये हो जाता है H प्लस, और ये क्या हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। समझ गए। तो लिखेंगे शोषक अम्ल यानी HCl। शोषक अम्ल क्या है, HCl। इसे तोड़ेंगे तो H प्लस टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा। विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी जब HCl रहता है, जब HCl रहता है तो अम्ल का विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन यही जब H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो ये विद्युत का चालन करने लगता है। यही कहेंगे शोषक अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शोषक अवस्था में HCl अम्ल H प्लस आयन विमुक्त नहीं करता है। जैसे ही अम्ल जल की कुछ मात्रा मिला दी जाए, यानी जैसे अम्ल में जल को मिला दिया जाता है तो अम्ल क्या होता है, H प्लस आयन को अलग करता है। जैसे H प्लस आयन आया तो समझ जाएंगे अम्ल है, अब वो विद्युत का क्या करने लगेगा, चालन करने लगेगा। समझ गए। तो जैसे ही अम्ल जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो H प्लस आयन विमुक्त करने लगता है। क्या कौन आयन विमुक्त करने लगता है, H प्लस आयन विमुक्त करने लगता है। अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H प्लस आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। देखिए जब तक वो HCl था, अम्ल था, तब तक उसमें नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें पानी मिलाया गया, जैसे उसमें पानी मिला तो H प्लस आयन में वो टूट गया। जैसे ही H प्लस आयन में टूटा, जिसके कारण विद्युत धारा क्या हो गया, बहने लगा। किसके कारण बहने लगा, H प्लस आयन के कारण। समझ गए। किसके कारण जल चलने लगा, तो H प्लस आयन के कारण विद्युत धारा क्या होने लगा, पास होने लगा। समझ गए। यानी जब तक ये अम्ल था तब तक उसमें विद्युत धारा पास नहीं कर रहा था। जैसे उसमें पानी मिलाया गया तो अम्ल क्या होता है, H प्लस आयन देता है। जैसे ही हमें H प्लस आयन दिया तो विद्युत धारा क्या होने लगा, बहने लगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा था, 12, 14। अब 24 में देखिए, 26 में पूरा चांस है ये क्वेश्चन पूछेगा, 26 में पूरी चांस है ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, यह आपकी कर्तव्य। चलिए, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, जबकि वर्षा जल होता है, जबकि वर्षा जल करता होगा, जबकि वर्षा जल होता है। देखिए आश्रित जल जो होता है, आश्रित जल यानी शुद्ध जल, आश्रित जल यानी शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है ना वो विद्युत धारा का चालन
नहीं करता है, लेकिन वही वर्षा का जल जो होता है वो विद्युत धारा का पास विद्युत धारा का चालन करता है। देखिए तो उसमें होता क्या है, इसका पीएच मान 7 होता है। अब देखिए आश्रित, ये कहीं पूछा था 2019 में, आश्रित जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और विद्युत चालन के लिए हाइड्रोजन आयन की विमुक्ति होना चाहिए, अनिवार्य है। यानी आपको पता है जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 कहने का मतलब उदासीन, ना तो इसमें अम्ल का गुण है ना तो क्षार की गुण है। और विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने के लिए यानी विद्युत धारा को पास करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। अब इसमें नहीं तो अम्ल है और नहीं तो क्षार है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा पास नहीं करता है। आश्रित जल में विद्युत धारा पास नहीं करता, लेकिन वर्षा जल में विद्युत धारा पास करता है। तो चलिए, तो आश्रित जल यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और विद्युत चालन के लिए हाइड्रोजन आयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। और वायु प्रदूषण जैसे गैस, वायु प्रदूषक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के वातावरण उपस्थित होने पर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। यानी वर्षा को जो जल होता है वर्षा का, वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जैसे प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस सब के कारण क्या होते हैं, वो प्रदूषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आदि के कारण प्रदूषित गैसों से आदि के वातावरण में उपस्थित क्या होते हैं, अम्ल होने पर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। यानी इसी सब के वातावरण में ये सब के उपस्थित के कारण क्या होते हैं, वर्षा का जो जल होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और आपको पता है जैसे ही वो अम्लीय होते हैं तो हमें क्या देंगे, जैसे उसमें पानी मिलेगा तो H+ आयन देगा और विद्युत धारा क्या होने लगेगा, पास होने लगेगा। तो लिख देंगे यह विद्युत धारा का चालन करने लगता है। यही कारण है कि वर्षा जल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, और आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण विद्युत धारा नहीं बहती है। तो मेन कारण क्या है, जो शुद्ध जल जो होता है आश्रित जल, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होने के कारण विद्युत धारा पास नहीं करता है। लेकिन वही बात करें वर्षा जल में क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, जिसके कारण उसमें H+ आयन होता है और उसी के कारण उसमें विद्युत धारा क्या होते हैं, पास होता है। इसमें समझ गए। आश्रित जल यानी शुद्ध जल में H+ नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करता। विद्युत का चालन क्या करते हैं, नहीं करते। विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब उसमें क्या होते हैं, वर्षा जल में क्या होता है, वर्षा जल में H+ आयन होते हैं। वर्षा जल में H+ आयन होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा विद्युत का चालन करता है। समझ गए। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत का चालन मतलब समझे, यानी जिसमें विद्युत धारा पास करता है, यानी विद्युत करंट पास करता है उसी को कहते हैं चालन। और जहां पास नहीं करता उसे कहते हैं चालक नहीं, वो अचालक होता है। चालक मतलब क्या होता है, जहां विद्युत धारा यानी लाइन करंट पास कर रहा है उसे चालक कहते हैं, जहां विद्युत धारा पास नहीं करता उसे अचालक कहते हैं या कुचालक भी कहते हैं। और जिसे पास करता है उसे चालक या सुचालक कहते हैं, और जहां विद्युत धारा पास नहीं करता उसे कुचालक या अचालक कहते हैं। समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न कहता है अम्ल के विलयन को तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन सांद्रण, हाइड्रोनियम H3O+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। यह 2022 में पूछा। कब पूछा, 2022 में। तो यह घट जाता है। आपको वहां पे बताए थे ना, हाइड्रोजन की आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। वहां पे हमको बताए थे वो आयन की आयतन में क्या होती है, कमी होती है, यानी घट जाती है। आपको पूछवो करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। जो हाइड्रोजन ये पूछेगा आपको अम्ल के विलयन को तनुकरण, यानी अम्ल के विलयन को तनु करते समय हाइड्रोनियम आयन का कैसा परिवर्तित होता है। तो हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। आपसे पूछेगा यानी अम्ल को तनु करते समय हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता कैसी परिवर्तित होती है, तो आपको जवाब देना है
इसकी सांद्रण क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। अम्ल के तनु होने पर हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑब्जेक्टिव का याद रखेंगे, हाइड्रोनियम आयन का देखिए अम्ल के तनु करते समय, अम्ल के विलयन को तनु करते समय हाइड्रोनियम आयन में कैसा बदलाव होता है, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन घट जाता है। क्या हो जाता है, उसका सांद्रण घट जाता है। चलिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, यानी जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जो व्यवहार है वो अम्लीय क्यों नहीं होता, यानी अम्ल जो है वो जल नहीं है तब अम्ल जो है अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करता है, क्यों नहीं करता वो बताए। क्वेश्चन क्या पूछा है, 18, 19 और 23, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, 18, 19 और 23। कहता है जल की अनुपस्थिति, यानी जल जब नहीं होगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं है। आपको पता है जब अम्ल अम्ल जो होता है उसमें जब जल मिलाते तो हमें H+ आयन देता है और हमें पता चल जाता है ये क्या है, अम्ल है। और जब उसमें जल देवे नहीं करेंगे तो अम्ल जैसा व्यवहार करबे नहीं करेगा। तो यही बात को लिख देंगे, अम्ल का विलयन, अम्ल का अम्लीय व्यवहार, अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन यानी एक्वस आयन की मौजूदगी की वजह से होता है। यानी अम्ल का जो है अम्लीय गुण जो होता है ना, अम्ल जो है अम्लीय व्यवहार करता है इसके कारण H+ आयन के कारण होता है। समझ गए, जो अम्ल के पानी में घुलने पर बनते हैं, जो अम्ल के पानी में यानी अम्ल जो है पानी में घुलने पर बनते हैं, क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। पानी की मौजूदगी में अम्ल के आयनीकरण की मदद होती है। क्या होती है, मदद होती है। अम्ल की आयनीकरण की क्या होती है, मदद होती है, जिससे हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। यानी अम्ल, देखिए अम्ल जो है जैसे ये था H+ आयन था, उसको जब जल में मिलाते थे तो क्या बन जाता था, हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। और पानी की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, यानी जब पानी रहबे नहीं करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। यानी जब पानी नहीं रहेगा तो क्या अम्ल में जो है, जब पानी की अनुपस्थिति में अम्ल में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते, यानी जब पानी नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन बनबे नहीं करेगा, इसीलिए अम्लीय व्यवहार नहीं दिखते हैं। इसलिए जो है अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं बनेगा, जब पानी नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं दिखेगा, जिसके चलते अम्ल जो है अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करता है। यानी अम्ल को अम्लीय दर्शाने के लिए क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। पानी की उपस्थिति में ये क्या करता है, H+ आयन देता है। जैसे कि अम्ल प्लस H2O से ये क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं। 2023 में पूछा। देखिए ग्लूकोज और एल्कोहल जलीय विलयन में अम्ल का गुण क्यों नहीं दिखाता, प्रदर्शित करता है। यानी एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्ल का गुण क्यों नहीं दिखाते, जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाते, तो बताएंगे। चलिए बताएंगे, एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक का विलयन अम्लीय चरित्र नहीं दर्शाते क्योंकि वे जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन या अन्य आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी ग्लूकोज और एल्कोहल जब जल में घुलता है तो H+ आयन या कोई दूसरा आयन उत्पन्न नहीं करता है। सांद्रण NH2O3 यानी समझे, अमोनियम ट्राइऑक्साइड या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो जल के साथ मिश्रित करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है तथा प्रखनली अत्यधिक ऊष्मा के कारण टूट जाता है। और प्रखनली क्या होते हैं, अधिक ऊष्मा के कारण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस बात को क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। समझ गए। चलिए अब ये प्रश्न आता है, चींटी के डंक में, ऑब्जेक्टिव है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2015 में पाया जाता था, आपको बताए थे। चींटी के डंक में, चींटी का डंक हो या मधुमक्खी का डंक हो या एनिंडा का पौधा हो, जो भी हो, उसमें फॉर्मिक अम्ल, जो उसका दूसरा नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लिख देंगे, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये कब पूछा, 2016 में पूछा है।
उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 2013 और 16 दोनों में पूछा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो धुआं धुआं नहीं कर देंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछता है 10 के पावर -3 MnAOH, मतलब समझ में करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए। ये 2023 में पूछा था। क्या पूछा था? 2023 में। तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसे हम एक टेक्निक बता देते हैं आपको बनाने के लिए। एक टेक्निक बता देते हैं, जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको पावर H+ आयन की। किसकी बात करते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ H+ आयन, ठीक है, प्लस पावर ऑफ OH- आयन बराबर पावर कितना हो जाता है? 14। कितना हो गया? 14। ये क्या है? पावर ऑफ H+ आयन पावर ऑफ OH-, ये किसके बराबर है? 14 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पावर ऑफ H+ आयन नहीं मिला है, आपको क्या मिला है? पावर ऑफ OH- आयन मिल चुका है। यहाँ पे क्या मिला है आपको? वो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है 10 के पावर -3 दिया है। क्या दिया है? 10 के पावर -3, मतलब माइनस लगा है तो आपको OH का मान दिया। किसका मान दिया है? OH का मान दिया। देख रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी क्षारीय मान दिया। कैसा मान दिया है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? यह क्षारीय मान। चलिए अब देखिए इसमें OH का हमें दे दिया, तो चलिए तो प्लस, और उसका मान कितना दिया था? 3 बराबर कितना हो गया इधर? 14। कितना हो गया? 14। तो लिख देंगे यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोनियम, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन बराबर, इसको हम क्या करेंगे? 3 को उस साइड लेके चले जाएंगे। किस साइड? उस साइड। तब इसका आंसर घटा के बता दीजिए कितना आया? 11। तब ये क्या हो गया? जब ये 11 आ गया तो ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। ये विलयन कैसे हो गया? क्षारीय हो गया। आप इसको याद रखेंगे इस टेक्निक की मदद से, समझ गए? आप इस टेक्निक की मदद से इसे क्या करेंगे? याद रखेंगे और इस पे आपको सवाल बन जाएगा, समझ गए? कभी कभी ऐसा टेढ़ा प्रश्न पूछ देता है, हालांकि जल्दी पूछता नहीं है सब प्रश्न, कभी कभी पूछ देता है। यह क्या है? यह क्षारीय है, समझ गए? ये कैसे है? यह विलयन क्षारीय है। चलिए तो आपको अब आगे चलना है। अब इसे मिलान चिन्ह है, इसे आराम से आप मिला सकते हैं। ये कब पूछा था इसे पता है? 2017 में पूछा। कब पूछा? 2017 में। अब देखिए कहता है नीले लिटमस, नीले लिटमस का लाल रंग में बदलना, यानी नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल कर देता है। चलिए इसे दूसरा कलर ले लेते। नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। अब चलिए कहता है दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? दूध का खट्टापन तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण, समझ गए? अब आता है अम्लीय विलयन में फिनॉल फिनॉल क्या है? फिनॉल फैप्थलीन होता है। क्या होता है? फिनॉल फैप्थलीन में बदलता है। अम्लीय विलयन में फिनॉल फैप्थलीन में बदलता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। विलयन का पीएच, विलयन का पीएच क्या होता है? विलयन का पीएच उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बचा कौन? एक बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समझ गए? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए इसका ये हो गया। अब देखिए 4 का, तो 4 का आंसर क्या है? ई। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका पीला हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, 3 का डी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? डी। 3 का क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। फिनॉल फिनॉल फैप्थलीन जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। फिनॉल फैप्थलीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। और इसका 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब कौन बच गया? अब ये बच गया। क्षारीय विलयन का मिथाइल ऑरेंज बदलता है तो इसमें पीला में बदलता है। किस में बदलता है? इसे 4 को ई, इसको पीला में बदलता है, समझ गए? चलिए बस हो गया, कम में है। अब लग जाएगा 15 मिनट और हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। चलिए अब कहते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व का उल्लेख कीजिए। 2020, 22 और 2025 में पूछा है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व को लिखे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व को लिखे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्व को लिखे। तो हम आपको बताए थे
हम लोग जो खाते पीते हैं उसमें भी, यानी हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है, दांत को बचाने में, बर्तन की धब्बा को दूर करने में। चलिए इसी सब बात को क्या करेंगे, लिख देंगे। पहला, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, जो हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहते हैं जो हमारे भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। चलिए दूसरा क्या है, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन का क्या है, दांतों पर प्रभाव क्या होता है, देखिए जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, यानी जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब दांत के दंत वलक क्षतिग्रस्त होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है। हमारे मुंह का लार हल्का क्षारीय होने के कारण, यानी हमारा मुंह का जो लार होता है ना, वो हल्का क्षारीय होने के कारण कुछ अंश तक अम्ल को उदासीन बना देता है, किंतु शेष अम्ल अप्रभावित रह जाता है। देखिए हमारा लार ग्रंथि से लार, जो हमारा लार होता है ना, वो हल्का क्षारीय होता है, और अम्ल हमारे पास है उसे क्या करता है, थोड़ा सा उसे क्षारीय उदासीन कर पाता है, लेकिन पूरा अच्छा से उदासीन नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा दांत क्या होता है, खत्म हो जाता है। और उसी को हम लोग ठीक करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। यानी ब्रश में जो पेस्ट आता है वो पेस्ट क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अम्ल रहता है और वो क्षारीय करते तो क्या होते, पूरे उदासीन हो जाते हैं। समझ गए। चलिए अब आता है थकान से हमारे शरीर में के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। यानी जब हम लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत कर लेते हैं उसके कारण भी हमारे शरीर में एक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण क्या कहते हैं, हमको दर्द करने लगता है। उस अम्ल को क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। समझ गए। तो शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और करकरापन, नहीं देखते ज्यादा काम कर लेते तो जैसे लगता है बाप रे, ऐसे हड्डी करते जैसे तो लगता है जैसे टूट गया, तो उसी तरह से तो क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द या करकरापन महसूस होता है। अब भाई अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, उसमें देखते हैं बहुत सारा लग जाता है तो नहीं छूटते रहता। जैसे भीम साबुन देखे ना, साबुन पे देता है 100 नींबुओं की शक्ति। क्यों देता है, इसी कारण वो जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उस पर नींबू की छाप रहता है। क्यों, वो साबुन से अच्छा हम नींबू का नहीं लगा दे, खत्म। तो समझ गए। उससे भी बर्तन की सतह को क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। वो में अच्छा लिख देंगे, बर्तन की सतह को नींबू के एक टुकड़े से रगड़ कर साफ कर देने से बर्तन की चमक वापस लौट आती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल रहता है। क्योंकि नींबू के रस क्या है, अम्ल होते हैं, और अम्ल में कौन से अम्ल होते हैं, तो साइट्रिक अम्ल होते हैं। वो जो खाना पीना बनता है वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाते हैं, उदासीन बन जाता है। समझ गए। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला क्या है, 5वां, मिट्टी का पीएच मान। किसका, मिट्टी का पीएच मान। बाबू मिट्टी का जो पीएच मान होता है, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो देखिए, मिट्टी का पीएच मान होता है वो 7 के आसपास होना चाहिए। और मिट्टी के पीएच मान यदि 7 के आसपास नहीं होगा, यदि अम्लीय रहेगा तो यो और क्षारीय रहेगा तो यो क्या होगा, उसके उर्वरता शक्ति यानी उपजने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ गए। तो लिख देंगे मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधे की वृद्धि संतोषजनक ढंग से बढ़ती है। यानी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 के आसपास, यानी उदासीन ही होना चाहिए, जिसके कारण पौधा में क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीयता या क्षारीयता होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती। यानी मिट्टी जब अम्लीय है तैयो या क्षारीय है तैयो उसका वृद्धि में क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। तो मिट्टी के अत्यधिक रहने पर, मिट्टी के अम्लीय अत्यधिक रहने पर उसमें काली चूना, यानी मिट्टी जो है अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय रहता है तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, काली चूना या भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका पीएच मान को हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यानी मिट्टी जब जो है ज्यादा अम्ल की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाता है उसे हम लोग काली चूना या भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डाल के उसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की आंसर क्या होती है, खत्म होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जो धोने के सोडा और बेकिंग सोडा में एक प्रमुख उपयोग को लिखे। आपको पता है 2014 में पूछा, धोने के सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर पूछ रहा है। आप जो लिखेंगे तो आधा आधा फाड़ लेंगे, एक साइड धोने का सोडा और एक साइड बेकिंग सोडा। धोने का जो सोडा होता है ना वो कपड़ा साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है,
अब जो बेकिंग सोडा है वो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, भोजन बनाने में, पुआ पकवान बनाने में। तो लिख देंगे धोने के सोडा का उपयोग वस्त्र धोने में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन पकाने में होता है। समझ गए। चलिए, किस क्षारीय लवण में धात्विक आयन नहीं होते? 2015 में पूछे। कब पूछे? 2015 में। तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में। किसमें? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में। चलिए, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? 2012 और 15 में पूछा। इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण नाम है। समझ गए। अब आइए, कहते हैं धोने के सोडा का आणविक सूत्र लिखे। 2017 में पूछा। कब पूछा है? 2017 में। तो क्या बताएंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। क्या बताएंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। देखिए कितना इंपोर्टेंट है। 13, 15, 17। 13, 15, 17। तो इसका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। समझ गए। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी में पानी जो मिला देते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका सूत्र हो जाता है? तो जिप्सम का हो जाता है। किसका होता है? जिप्सम। ये किसका सूत्र हो गया? यह जिप्सम का सूत्र हो गया। समझ गए। चलिए, तो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखे। 2015 में पूछा। देखिए, हम आपको बनाने की विधि, उपयोग बनाने की विधि सब कुछ हम आपको बता दिया, उसका गुण भी बता दिए, सब कुछ आपको बता दिया। इसमें कॉमन सी लिख देना है। सिर्फ हमें पूछ रहा है बनाने की विधि और उपयोग पूछ रहा है, तो हम बनाने की विधि और उपयोग ही लिखेंगे। बेकिंग पाउडर क्या, ब्लीचिंग पाउडर क्या, ये हमें नहीं लिखना है। सीधे इसके बनाने की विधि पूछा है, तो हम लिख देंगे जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर, जब बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराते हैं, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका होता है? विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर का। यानी ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के हॉल्टवाइस में जब क्लोरीन गैस को कितने डिग्री तापमान पर? 40 डिग्री तापमान पर हम क्या किए? प्रवाहित कराए, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी और साथ ही साथ क्या मिला? जल मिला। क्या मिल गया? जल। यही क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। समझ गए। अब भाई इसका उपयोग क्या है? कपड़ा को विरंजक करने में और जल को शुद्ध करने में। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ है? जल की शुद्धता करने में। समझ गए। जैसे पहले के समय में कुआं सब होता था, और उसमें क्या किया जाता था? ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता था, जिससे पानी क्या होता था? पूरा शुद्ध हो जाता था। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या हुआ देखिए। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि एवं उपयोग को देखिए। 2016 में पूछा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि और उपयोग पूछ रहा है, तो हम ये नहीं लिखेंगे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, सीधे हमें उपयोग पूछा है और उसका निर्माण विधि पूछा है, तो बस ये दुइये को चीज लिख के हम छोड़ देंगे। तो लिख देंगे जिप्सम को इस्तेपात के बर्तन में 373 केल्विन, मतलब समझे, मतलब 100 डिग्री तापमान, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। समझिए, सेल्सियस में कहे तो 100 डिग्री और केल्विन में कहे तो 373, केल्विन में कहे तो 373, यानी 100 डिग्री बराबर कितना होता है? 373 केल्विन के बराबर होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? 373 केल्विन के बराबर। तो जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये देख रहे हैं कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट है, और ये क्या है? अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब इसको, इसका बनाने की विधि, यानी कैल्शियम सल्फेट, यानी ये जिप्सम है। ये क्या है? जिप्सम का सूत्र हम आगे को बताए थे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब हम लोग 373 केल्विन तापमान पर उबालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट मिलेगा, और संगे संगे जल की अणु भी मिलेगा। यही क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। संगे संगे हमें जल मिलेगा। समझ गए। चलिए, तो
इसका उपयोग वह टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर लाने में यानी स्थिर रखने में, और खिड़की एवं दरवाजे के छिद्र को बंद करने में, यानी खिड़की और दरवाजा में छिद्र जो हो जाता है उसे बंद करने में, और खिलौना बनाने में, और दीवार को चिकना करने में, और पहले पुट्टी सब जो होता था ना दीवार में फॉल सीलिंग सब, उस समय भी इसका उपयोग होता है। चलिए अब आगे देखिए, कहता है कठोर जल को मृदु करने में के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए। 2020 और 24 में पूछा, क्या पूछा है? कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए। 2020 और 24 में पूछा, समझ गए? तो लिख देंगे कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम कार्बोनेट का यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। यानी कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। जैसे देखिए जल भी होता है, एक कठोर जल होता है, एक खरा जल होता है और एक शुद्ध जल होता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो शुद्ध जल होता है। जैसे कि दिल्ली का साइड सब में जाइएगा ना, वो कठोर जल होता है। उसमें क्या होता है? कठोर जल में जब आप कपड़ा साफ करते हैं ना तो कितनों साबुन रगड़िएगा ना तो झागे नहीं उत्पन्न होगा। कितनों साबुन रगड़िएगा एकदम जैसे फेन होता है ना वो एवे नहीं करता है। उसी को कहते हैं कठोर जल। उसी को कहता है कठोर जल को मृदु करने के लिए यानी उसे ठीक करने के लिए, कठोर जल को ठीक करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? ठीक हो जाता है। बस हो गया, अब कम में है, मुश्किल से अब और लगेगा 7 से 8 मिनट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? 2020 और 24 में पूछा। कहता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? तो लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट सफेद रबरदार ठोस पदार्थ है। सोडियम कार्बोनेट है वो सफेद और रबरदार ठोस पदार्थ है। यह जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और इसका जलीय घोल निम्न अभिक्रिया के कारण क्षारीय होता है। किसके कारण क्षारीय होता है? निम्न अभिक्रिया के कारण। जैसे सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय है। तो समझ गए बात? ये क्या है? क्षारीय। यही कहता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, मतलब सोडियम कार्बोनेट मतलब समझ गए? सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3 को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए ध्यान से, ये Na2CO3 को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते थे हमें ये क्या देता है? देखिए इस पे जो चार्ज होता है आपको पता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है आपको पता है? प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इसे देखिए तो ये क्या देता है? NaOH क्या देता है? NaOH प्लस में हमें क्या देता है? हमें क्या देता है? NH4 और H2 दे देता है। और क्या देता है? NH4 NaHCO3 दे देता है। क्या देता है? NaHCO3 दे देता है। कहाँ गया? NaHCO3 दे देता है। NaHCO3 दे देता है। समझ गए? यही क्या है? क्षारीय। यही गुण क्या है इसका? क्षारीय। समझ गए? चलिए यही बात है, लिख देंगे NaOH यानी प्रबल क्षारीय है। क्या है? NaOH क्या है? प्रबल क्षारीय। अतः जल में Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट घुलकर प्रबल क्षार NaOH का निर्माण करता है। NaOH के कारण Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। यानी NaOH के कारण ही यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ही सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। किसके कारण? सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। समझ गए? या क्या पूछा था 20 और 24 में? चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। संक्षारण हेतु क्या कदम आवश्यक है? 2014 और 20 में पूछा। क्या पूछा है? 14 और 20 में 6 साल बाद पूछा है। कितने साल बाद? 14 के बाद 20। तो अब ये 26 में इसका नंबर ज्यादा चांस है लगल है। 26 में इसका नंबर क्या है? लगा हुआ है। तो लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। बाबू कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लस में मोल वाटर
यानी इसे अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, अर्ध भी कहते हैं और इसे मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल वाटर। क्या कहते हैं? मोल वाटर। समझ गए? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट और वाटर को जब हम वाटर के संपर्क में लेंगे, ये क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? जिप्सम। यानी कैल्शियम सल्फेट को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के संपर्क में आता है तो क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। उसके कारण क्या होता है? कठोर। और इसका संरक्षण आर्द्रता वायु से दूर रख कर किया जाता है। यानी इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? इसे हवा से और जल से क्या करना है? दूर करके रखना है। समझ गए? आर्द्रता मतलब जिस वायु में नमी हो उसे क्या करके रखना है? दूर करके। चलिए, धोबिया का सोडा अणुसूत्र लिखे, यानी धोबिया के सोडा का अणुसूत्र लिखे। इसके दो उपयोग बताए। 2021 में पूछा, धोबिया का सोडा का अणुसूत्र लिखे और इसका दो उपयोग लिखे। तो लिख देंगे, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। यानी सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु होते हैं। कितने होते हैं? जल के कितने अणु होते हैं? 10। अतः इसके क्रिस्टल का अणु सूत्र कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। किसका होता है? धोबिया सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट होता है। और धोने वाला सोडा के दो उपयोग, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, पोटेशियम को शुद्ध करने के लिए और घर को साफ करने के लिए। इस समय धोबिया सोडा का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। समझ गए? अब चलिए, अगला प्रश्न क्या है? बेकिंग पाउडर क्या है? 2021 में पूछा, सिर्फ पूछा है बेकिंग पाउडर क्या है, उसका बनाने का विधि भी हम लिख दिए। समझ गए? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, यही है सोडियम, ये H लगा हुआ है हाइड्रोजन, CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं आप, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बन भी कह सकते हैं। समझ गए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। समझ गए? इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहा जाता है। इसे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा और पाक सोडा भी कहा जाता है। और इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। और बनाने की विधि, इसमें बनाने की विधि नहीं पूछ रहा था तो ये हम बता दिए। अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। जैसे ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है। इसके जलीय विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? बेकिंग पाउडर का सूत्र है। ये क्या है? बेकिंग पाउडर का सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग पाउडर का सूत्र है। चलिए, अब कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है? व्याख्या कीजिए। 2021 में पूछा, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से क्यों दूर रखना जरूरी है? आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के संपर्क में आता है, आर्द्रता कहने का मतलब क्या है? यानी जल में नमी हो। आर्द्रता कहने का मतलब जल में क्या हो? नमी हो। इसलिए इसे दूर रखा जाता है क्योंकि वो आर्द्रता के संपर्क में आती है क्या करते हैं? जिप्सम बना देते हैं। तो लिख देंगे, यह वायुमंडलीय जल वाष्प को शोषित कर जिप्सम में बदल जाएंगे। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना पड़ता है। यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसको किससे दूर रखना है? इससे दूर रखना है। यदि दूर नहीं रखेंगे, दोनों सट गया तो ये क्या बन गया? जिप्सम का निर्माण हो गया। समझ गए? चलिए, अगला प्रश्न क्या है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? 2021 में पूछा है। देखिए, आयोडीन युक्त नमक की डॉक्टर क्यों सलाह देती है? क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होती है आयोडीन की, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। और आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग या गलगंड रोग हो जाता है। समझ गए? आयोडीन की कमी के कारण क्या होते हैं? घेघा रोग और गलगंड रोग हो जाते हैं। समझ गए? इसीलिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं। तो लिख देंगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफी जोर दिया जाता है। यानी जिस नमक में आयोडीन होता है उस पर डॉक्टर क्या करते हैं? कोई भी आदमी ज्यादा जोर देते हैं। और आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। यानी इसके संबंधित से थायराइड बीमारी भी होते हैं। जो समझे? इसके संबंधित कौन रोग होते हैं? थायराइड से संबंधित बीमारी होते हैं।
और आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग भी होता है। और आयोडीन की कमी से आमतौर पर कौन सी बीमारी होते हैं? घेघा रोग होते हैं, समझ गए। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड डाइड, समझ गए। पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड आयोट्रेट भी है, समझ गए। पोटेशियम आयोट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर, क्या देने पर? मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त आयोडाइज्ड मतलब ये आयोडीन युक्त बन जाते हैं। यानी जब हम लोग साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं? आयोडीन युक्त नमक बन जाते हैं, समझ गए। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होता है। जैसे यह साधारण नमक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राइऑक्साइड मिला देंगे तो ये क्या बन जाते हैं? आयोडीन युक्त नमक बन जाते हैं। चलिए, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? 2022 में पूछा। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? 2022 में पूछा। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर को जल में घुलकर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? जल में घुलाकर उसे गर्म किया जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी बेकिंग पाउडर को जब गर्म करते हैं, जल में घुला करके, यानी जल में घोल करके उसे गर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण रोटी भी फूल जाता है और क्या कहते हैं इसे? केक भी फूलता है। तो जो रोटी अथवा केक को फुलाने में क्या करता है? मुलायम वो स्पॉन्ज बनाने में भी सहायता करता है। जो रोटी और केक को स्पॉन्ज भी बनाता है और मुलायम भी बनाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, समझ गए। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रिया का समीकरण देते हुए उल्लेख कीजिए। 22 और 24 में पूछा। कब पूछा है? 22 और 24। तो 26 रख लीजिए। 22 और 24 में जो पूछा वो 26 में पूछ सकता है, वही कहता है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख कीजिए। देखिए, विस्थापित होता क्या है? अलग करता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस को अलग करने की दो हमें समीकरण बताइए। तो विभंजक चूर्ण क्या है? विभंजक चूर्ण के कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की उपस्थिति में क्लोरीन गैस क्या होते हैं? मुक्त हो जाता है। यानी विभंजक चूर्ण वायु के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की उपस्थिति में क्या होते हैं? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्लोरीन को क्या कर देता है? अलग कर देता है। क्लोरीन को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यह अम्लों से अभिक्रिया करके क्लोरीन को क्या करता है? मुक्त कर देता है। यानी अम्ल से भी अभिक्रिया करके क्या करता है? यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और वाटर और क्लोरीन गैस को क्या करता है? अलग कर देता है, समझ गए। यही बात हमें पूछ रहा था। चलिए, बहुत लंबा आज की क्लास हो गया लगता है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखिए और इसका उपयोग क्या है? 2013, 16, 22 में पूछा। इसका आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और इसे कहाँ करते हैं? हड्डी जो टूट जाता है उसे ठीक करने में, खिलौना बनाने में और घर के खिड़की और दरवाजा के छिद्र को बंद करने में। चलिए, अब कहते हैं धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखिए। 19 और 13 में पूछा। क्या पूछा है? 13 और 19 में धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर लिखिए। तो लिख देंगे, धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा और कागज आदि के उद्योग में किया जाता है। यानी धोबिया सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा, कागज आदि के उद्योग में किया जाता है। अब चलिए, दोनों में कहता है धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्नि शामक यंत्र में किया जाता है। यानी धोबिया सोडा का जो उपयोग है जल को कठोरता को दूर करने में किया जाता है, वही बात करते हैं हम बेकिंग सोडा का अग्नि शामक यंत्र में भी काम किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज और साबुन के उद्योग में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेंट और
अम्लीयता दूर करने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या किया जाता है? पेंट में, पेंट जो करते हैं उसमें, और अम्लीयता को दूर करने में करते हैं। समझ गए? चलिए अब कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र और बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखिए। 11, 13, 15, 23। और यह क्वेश्चन हम आपको बहुत डिटेल से, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से हमने क्लास में पढ़ाए हैं। लेक्चर शुरू से आप देखिएगा ना, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4 या 5 में होगा ना, उसमें देखिएगा 4, 3, 4, 5 में, वही में लेक्चर नंबर 4 या 5 में होगा ना, उसमें देखेंगे बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं ये दोनों क्वेश्चन को। समझ गए? बहुत विस्तार से पढ़ाए, तो आप वहां से भी आप इसे मैनेज कर सकते हो, वैसे हम बता देते हैं। अब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड लिखा जाता है। समझ गए? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के होल ट्वाइस भी लिखा जाता है। यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। यानी ये जो यौगिक होते हैं, ये जो बने होते हैं कैल्शियम से और ऑक्सीजन से और क्लोरीन से बने होते हैं। समझ गए? इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका निर्माण विधि, जब बुझे हुए चूना पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विभंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं, कितना टेम्परेचर पर? 40 डिग्री तापमान पर, तो ये क्या होते हैं? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं और साथ ही साथ जल बनाते हैं। चलिए अब इसका गुण देखिए, इसका उपयोग क्या है? कपड़ा को विरंजक करने में, जल को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। समझ गए? और इसका गुण क्या है? यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है, चूंकि यह क्लोरीन गैस के निर्माण से बना है। यह नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से टूटता है, यानी यह जो है ब्लीचिंग पाउडर जो था, विरंजक चूर्ण जो था, ये नमी से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर सब छींटते हैं ना, उसे जब वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से क्लोरीन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। हम लोग को जो गमक लगता रहता है वो किसका? क्लोरीन गैस का। और यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है। समझ गए? अब आइए ये देखिए अंतर है 2017 और कहीं पूछा है 20 में पूछा है। देखिए बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछ रहा था, सबका सूत्र क्या है? सबको क्या कर देना? आपको मिलान कर देना। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? देखिए एक का सी, देखिए बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आइए बी का, देखिए दू का क्या है? देखिए दू का क्या है? डी। दू का ये धोने वाला सोडा का सूत्र क्या हो गया? डी। ये हो गया। समझ गए? अब आइए कहता है ग्लोबल लवण, किसका कहता है? ग्लोबल लवण। इसका सूत्र क्या हो जाता है? सोडियम सल्फेट डेकहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट डेकहाइड्रेट होता है। अब आइए 4 में नीवा थोथा का सूत्र क्या है? नीवा थोथा का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट पेंट हाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट पेंट हाइड्रेट होता है। अब आता है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है यही है। समझ गए? तो इसे क्या करना आपको? लिख देना। अब आइए कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर क्या है? इसके बनाने की विधि एवं गुण उपयोग को लिखिए। 2020 और 22 में पूछा। समझ गए? और यह लास्ट प्रश्न है। समझ गए? इसे भी हम बहुत विस्तार में बताए हैं, आप पीछे वाला लेक्चर को क्या करेंगे? देख लेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। समझ गए? होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा कहते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। और बनाने की विधि क्या बताए? अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कराते हैं तो क्या बनता है? खाने वाला सोडा बनता है। यानी सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? अमोनियम गैस है और इसमें जल और जल के विलयन है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो ये हमें बनता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग देखिए, गुण देखिए, यह जल से कम घुलनशील होती है, यानी यह जल में ज्यादा घुलते नहीं, और यह क्षारीय होते हैं। यह भोजन को शीघ्र पकाने में भी उपयोग लाया जाता है। यानी भोजन नहीं पक रहा है, खाना नहीं बन रहा है, नहीं सीझ रहा है, इसका उपयोग करेंगे। अब आइए उपयोग, इसका उपयोग देखिए। इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ पकवान को फुलाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशमक यंत्र में भी किया जाता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे जाके ये चैप्टर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन बैंक की आंसर क्या होती है, पूरी खत्म होती है। और आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। समझ गए? क्लास कैसा लगा? बहुत स्पीड में खींचे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन में कुछ टाइम नहीं दिया, तब इतना समय लगा, करीब 1.5 घंटा का वीडियो बन गया। समझ गए? क्लास कैसा लगा? वीडियो को क्या कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।